लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा जी से बातचीत शुरू करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। मिहिर, गुड मॉर्निंग। इथिना स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा बाजार के ऊपर जो फैक्टर्स हावी हैं। जी हाँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में उतार चढ़ाव एक फैक्टर था, लेकिन वो सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बाकी के बाजार की बात करें जो थोड़ा डिकपल हो गया, बैंकों के नतीजे अच्छे आए, बैंकों में एक नेसेसरी करेक्शन भी हो गया, आपको लगता है बैंक्स की परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस अर्निंग्स में दिखाई दे रही है, उसकी ट्रैजेक्टरी यहाँ से भी सुधरती ही हुई है और वो थोड़ा ड्यूरेबल स्ट्रक्चरल ट्रेंड है? नमस्कार। देखिए, बैंकिंग में अगर हम देखें तो ऐसा कोई सिस्टमैटिक रिस्क तो है नहीं। और जिस तरह से आपने कहा कि रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आए हैं, 2 क्वार्टर्स से हम देख रहे हैं कि जो मार्जिन मेंटेन हुए इन स्पाइट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। और अब हम देख रहे हैं लास्ट 2 महीने से कि पिछले 2 महीने से कि क्रेडिट ग्रोथ भी दिख रही है। तो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी है सिस्टम में, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने जिस तरह से अपनी बुक्स को रिटेल या स्मॉलर टिकट में डाइवर्सिफाई किया है लास्ट 4-5 सालों में, तो उस तरह से काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। पब्लिक सेक्टर में भी सिलेक्टिवली बैंक्स ने अच्छा काम किया है, मार्जिन मेंटेन हो चुके हैं उसमें। लेकिन अब हमें लग रहा है कि जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस दी है लास्ट 6-7 महीनों में, लास्ट 1 साल में बैंकिंग सेक्टर में, तो शायद जो बेस्ट ऑफ द आउट परफॉर्मेंस शायद एक बार के लिए निकल गया हो। और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं मार्केट के, जैसे कि विद इन फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो एसेट मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, एनबीएफसी जो एक बड़ा सेक्टर है, वो सेगमेंट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बैंकिंग ने आउट परफॉर्म किया। तो ये मेरे ख्याल से बैलेंस जो अभी है मोर इक्वल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड ग्रोथ। और मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटली शायद हम ये जो दूसरे सेगमेंट्स है जैसे कि एनबीएफसीज हैं, उसमें शायद हम बेटर परफॉर्मेंस रिलेटिवली देख सकते हैं। बैंकिंग में वैसे तो स्टैंडर्ड ऑन कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बाकी सेगमेंट्स हैं उन्हें कैचअप करने की शायद संभावना है। मेरी एक दूसरी बात बाजार को जो परेशान कर रही है वो है हमारे वैल्यूएशंस। और हमने जो बहुत तगड़ी आउट परफॉर्मेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखी थी पिछले साल, इस साल हमने देखा यूएस मार्केट्स बहुत जोर से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट नीचे के लेवल से बहुत तेजी से भागे हैं। चाइना वापस आ गया, ताइवान बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ तो हमारी नतीजे वगैरह सब अच्छा रहे, पॉलिसी मेकिंग, रिफॉर्म डायरेक्शन, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स 6 से 8 महीने, 1 साल तक के टाइम के लिए या तो साइडवेज चले जाएं या अंडर परफॉर्म करें? इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इन्वेस्टर को अपना मूड बना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बट वो भी शायद लास्ट पिछले जो 2-3 महीने में हमने चाइना और यूएस की आउट परफॉर्मेंस देखी है, वो भी शायद एक कैचअप ट्रेड था, वो मे बी ऑलरेडी डन है। इंडियन अगर मार्केट्स का ग्रोथ देखें, अर्निंग्स ग्रोथ, तो 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 के लिए। और ओवरऑल वैल्यूएशंस अगर वो हिसाब से देखें तो अब एवरेज लेवल पे आ चुके हैं। लास्ट 10 साल का हम एवरेज देखें तो एवरेज से थोड़े ही ऊपर है, बाकी मार्केट्स भी एवरेज से ऊपर है। तो रिलेटिवली जो हम बहुत ज्यादा आउटपरफॉर्म किया था हमने 2022 में, उसका शायद मीन रिवर्जन या कैचअप बाकी सब मार्केट्स कर रही हैं। तो अब मेरे ख्याल से इंडिया की जो ओवर वैल्यूएशन थी रिलेटिवली स्पीकिंग वो इतनी नहीं रही है। एंड नाउ आई थिंक हम लोग बैक टू नॉर्मल आने चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फैक्ट तो यही है कि अभी भी जिस तरह से हम 6% जैसा जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया अभी भी चाइना से बेटर ग्रोथ दिखाने की उम्मीद है इंडिया से। तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन जो बहुत एक इंडिया के तरफ में चला गया था, इंडिया ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, वो अब मोर नॉर्मल हो चुका है। और अगर एफआईआई फ्लोज रिज्यूम करते हैं, वापस आते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया भी अब मेरे ख्याल से दूसरी मार्केट की तरह ही परफॉर्म करना चाहिए। ओके, मॉर्निंग आमिर। जो 2 बड़े पॉकेट्स थे जिनको वॉच आउट करना था, वो एक कैपेक्स को लेकर भी था कि गवर्नमेंट का कैपेक्स तो स्ट्रांग है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से कैपेक्स इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा। वो क्या इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है? आरबीआई के डेटा पॉइंट्स की तरफ से जो डेटा पॉइंट्स आए उससे आपने कैसे एनालाइज किया? और दूसरा, आपसे लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी आपने कहा था रूरल सेंटिमेंट्स या फिर जो इकोनॉमी है वो के शेप रिकवरी दिखा रही है। रूरल सेंटिमेंट्स, रूरल कंजम्पशन, क्योंकि एफएमसीजी के नंबर्स और अभी भी आप देखें तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, तो क्या वहां उस तौर पर सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। तो एक कैपेक्स की अगर बात करें तो बजट में एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या सब्सिडी लिंक्ड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा नहीं बढ़ाया,
लेकिन गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो अभी भी बरकरार है। ऑलमोस्ट 33% ग्रोथ गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान किया हुआ है ये FY24 के बजट के लिए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कैपेक्स वाला जो थीम है, रोड्स, रेलवेज एंड डिफेंस, उसमें मेरे ख्याल से अभी भी अच्छी तरह से स्पेंडिंग होगी। तो ये पॉकेट्स अभी भी रिलेटिवली स्टेबल रहेंगे। रूरल डिमांड की जब हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से रूरल डिमांड इन्फ्लेशन से ज्यादा इम्पैक्ट हुई थी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी रूरल इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही है, तो एक ये होप है कि जो स्क्वीज हुआ था, जो तकलीफ हुई थी जो रूरल कंज्यूमर को, क्योंकि फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, बाकी सब कमोडिटीज प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो उनकी ऑफ कोर्स रिलेटिवली स्पीकिंग इनकम लेवल में इम्पैक्ट हो रही थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन इतनी हाई नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेशन यही है कि 4 से 6% की इन्फ्लेशन आ जाएगी, और रूरल जो रिलेटिवली डिसएडवांटेज पे था वो धीरे धीरे करके नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में स्टेबलाइज होगा। वैसे ही अभी विंटर खत्म हो रही है, तो हम देखेंगे कि जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो आएगी, और वो अगर स्टेबल रही, मेरे ख्याल से रहेगी, तो रूरल में एक ग्रेजुअल रिकवरी की होप है अभी भी। पहले तो मीर सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय दे रहे हैं आप 18 स्वदेश से। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मेरा कोई सवाल नहीं है सर, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे पास पैसे कम है और मैं मार्केट में कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या खरीदूँ? मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा बस यही सवाल है। मेरे ख्याल से ब्रॉड थीसिस अभी भी यही है कि इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया अभी भी रिलेटिवली बेटर है। तो डोमेस्टिक डिमांड वाले जो सेगमेंट्स हैं, जैसे हमने बात किया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन है, और इवन अब हम देखें तो ऑटो सेक्टर वगैरह में भी जिस तरह का परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस देखा हमने थोड़े लास्ट फ्यू मंथ्स में, वो भी कैचअप होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से जब तक IT सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन ना होए, तो अर्बन डिमांड तो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में तो हायरिंग वगैरह ठीक ही चल रही है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि रूरल डिमांड भी धीरे धीरे करके ऑन ट्रैक आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट्स, और उसमें FMCG भी आ जाता है, क्योंकि उसने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो ये जो कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली जो थीम्स है, FMCG, ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, और या तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाले जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि इंफ्रा और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन की बात की, और ये सबको सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग, तो एक डोमेस्टिक थीम अभी भी मेरे ख्याल से हमें कैच करनी चाहिए। जिस तरह से करेक्शन हुई है मार्केट में, तो वैल्यूएशंस का मुझे अभी इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप एंड मिड कैप्स में अभी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। आपने डिफेंस, मैं देख रहा हूं कि डिफेंस एक एरिया है जो आपको काफ़ी पसंद है। शायद आप सही समय पे इन स्टॉक्स में चले गए होंगे, वरना कई लोगों के तो हाथ नहीं आया, इतना ज़बरदस्त रैली हुई। इनफैक्ट हमने वीकेंड में भी देखा, प्राइम मिनिस्टर जी ने HAL की इंडिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। तो अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल एरिया बन चुका है। आपको डिफेंस के स्टॉक्स के वैल्यूएशंस पे क्या व्यू बन रहा है अब? क्योंकि एक तरफ तो वहाँ रैली हुई है, दूसरी तरफ वो सिर्फ एक डोमेस्टिक प्ले नहीं रह गए हैं, वो ओवरसीज के लिए एक्सपोर्ट प्ले भी बनते चले जा रहे हैं। आपको लगता है आना चाहिए अभी भी इनमें? बिल्कुल, ये एक मल्टी ईयर थीम बन रहा है, और गवर्नमेंट का बहुत शार्प फोकस है, जैसे आपने कहा, नॉट ओनली लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर लोकल रिक्वायरमेंट्स, लेकिन हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये भी देखा है कि जैसे कोई इंडस्ट्री एक टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन गेन कर लेता है और एक क्रिटिकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर लेता है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स के लिए कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट के कोई इंसेंटिव भी देने की जरूरत है। जैसे ही हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, तो अपने आप एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो डिफेंस का जो थीम है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो एक मल्टी ईयर प्ले हो सकता है। और हमने देखा है जब ये थीम डेवलप होती है, तो अर्निंग्स जो है हमेशा रीरेट होते रहते हैं। अर्निंग्स हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और उसको फिर एनालिस्ट लोग फिर उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो एक अपग्रेड साइकिल मुझे लग रहा है कि ये सेगमेंट में आते रहेगा। तो हम आज के सपोज वैल्यूएशन देखें, हमें पी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, वो अर्निंग्स अपग्रेड की वजह से पी इतने एक्सपेंसिव नहीं रहेंगे, ग्रोथ की वजह से पी इतने वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं रहेंगे, ये कॉल है।
ये लास्ट टाइम जब अब तक आपसे जब भी बात हुई है आईटी पर आपका बड़ा क्लियर व्यू था, आप अंडरवेट रहते थे। लास्ट ईयर 2022 ग्रोथ स्लो डाउन का साल रहा। 2023 में अब जिस तरह से सेक्टर बाउंस बैक कर रहा है, इस वक्त आपका क्या व्यू आईटी पे बन रहा है? सो आईटी पिछले साल काफी अंडर परफॉर्म किया जैसे हमने देखा, और डोमेस्टिक सेगमेंट्स काफी आउट परफॉर्म किए थे। लेकिन अब लग रहा है कि जो पिछले हमने थोड़े रिजल्ट्स देखे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तरह की स्टेबिलिटी आ रही है। और जो बड़ा एक स्ट्रेस पॉइंट था कि वेजेस बहुत बढ़ रहे थे, आईटी सेक्टर में सैलरी ज्यादा बढ़ रही थी, वो तो अब खत्म हो गई है। मेरे ख्याल से वेजेस अभी स्टेबल रहेंगी इतनी। हम देख रहे हैं कि यूएस में काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी सेगमेंट में। हमारे यहाँ भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भी काफी सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं। तो जो वेज प्रेशर था आईटी के लिए वो एक तरह से कम हो चुका है। वैल्यूएशंस हम देखें तो ऑलमोस्ट 20 to 30% चीप हो गए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अब इतना अंडरवेट रहने की गुंजाइश नहीं लग रही हमें। एक न्यूट्रल हमारा एक न्यूट्रल व्यू है आईटी सेक्टर पे। राइट, ऑलराइट मिहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।